लड़की हो या लड़का, जीवन का वसंत है किशोर अवस्था। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता में पहुंचने की अवस्था। तभी तो सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को दी है खास तवज्जो। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर हफ्ते आयरन की नीली गोली का वितरण। किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, जहां दोस्ताना तरीके से हल होती है स्वास्थ्य समस्याएं। नियमित रूप से किशोर स्वास्थ्य दिवस, जिसमें परिजन तक होते हैं शामिल। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ उठाइए। स्वस्थ सुलझे किशोर बढ़ेंगे प्रगति की ओर। राज्य सरकार का सपना हो आरोग्य राजस्थान अपना। तभी तो घर घर जाकर आशा कार्यकर्ता हर नागरिक का जुटाएंगी स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा, जिसका ई मित्र के जरिए तैयार होगा ऑनलाइन डाटाबेस। पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर हर शख्स का बनाया जाएगा स्वास्थ्य कार्ड। सामने आने पर रोग का हाल, फौरन होगा इलाज का इंतजाम। नागरिक स्वस्थ, परिवार खुशहाल, तो तरक्की की राह बेहद आसान। स्वस्थ राजस्थान की ओर बढ़ते कदम। एक बार सब बच्चों ने मिलकर नरेंद्र का घर में ऊपर में एक कमरा था, सबसे ऊपर में, वो कमरा पे जाकर सब बैठ गए। ध्यान का खेल नरेंद्र निर्देश कर रहा है कैसा करना है। सब बैठ जाना है, बैठ गए। आँख बंद करना है, बंद कर दिया। नरेंद्र ध्यान में एकाग्र हो गया। बाह्य प्रज्ञा गई। बाकी वालों ने आँख तो बंद किया, लेकिन मन तो चंचल है। बीच बीच में आंखें खोल के देख रहे दूसरे लड़के क्या कर रहे हैं। एक दिन जब लड़के ध्यान का ये खेल विले के घर के बरामदे में खेल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ उसकी ओर आ रहा है। वो भयानक जहरीला नाग था। वो उछल पड़े और जितना तेज भाग सकते थे भाग निकले, और वो चिल्लाते रहे, विले विले, जल्दी भागो, जल्दी भागो, वहां एक बड़ा नाग है, वो तुम्हें डस लेगा, भागो भागो। लेकिन विले ने उनकी एक न सुनी। वो वहां अब भी आंखें बंद किए ध्यान लगाए बैठा रहा। वो केवल ईश्वर चिंतन करता रहा। उसे पता ना था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उधर नाग ने क्या किया, वो थोड़ी देर तक फर्श पर इधर उधर रेंगता रहा और फिर चलता बना। उसने विले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। में नए मेहमान का आना बेहद खुशी का मौका होता है, पर ऐसी महिलाएं जो ग्रस्त हैं मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एनीमिया या अस्थमा जैसी बीमारियों से, या जिन्होंने झेली है बार बार गर्भपात, गर्भ में शिशु की मौत का सदमा या प्री मैच्योर डिलीवरी की जटिलताएं, ऐसी गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल को समर्पित है चिकित्सा विभाग का कुशल मंगल कार्यक्रम का मकसद यह सुनिश्चित करना कि गर्भधारण नियोजित हो। गर्भावस्था के दौरान हर तरह के संभावित खतरे पर पैनी निगाह और अनुकूल प्रबंधन। 104 परामर्श सेवा की खास हाई रिस्क हेल्प डेस्क, जो कदम कदम पर देती है सही मार्गदर्शन। गर्भावस्था के दौरान आवश्यकता पड़ने पर कभी भी एम्बुलेंस की निःशुल्क उपलब्धता। संस्थागत प्रसव सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा संस्थान में अनुभवी चिकित्सक द्वारा प्रसव के बाद आशा या ANM द्वारा शिशु एवं प्रसूता की संपूर्ण देखभाल। गर्भावस्था का जोखिम होगा कम। आओ मिलकर प्रयास करें हम। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछियों ने भी लगाया बसेरा। सुगंधित पवन मंद मंद बहे, मौसम ने खुशी का रंग बिखेरा। जागो प्यारे अब तुम भी जागो, जीवन पथ पर सरपट भागो। जो चल जाए वक्त से कदम मिला के, मिट जाए उसके जीवन का अंधेरा। इसी सुविचार के साथ मैं राधिका और मैं रवि तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं आप ही के कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में। इंसान की कामयाबी का कोई प्रमाण नहीं होता,
कामयाबी एक ऐसी श्रृंखला होती है जो छोटी छोटी कामयाबियों से मिलकर एक बड़ी कामयाबी का आकार लेती है। अलग अलग इंसानों के लिए कामयाबी की गणित अलग अलग होती है और उनके हल करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। एक ऐसे ही रचनाकार संघर्ष, समस्याओं और अनुभवों से रूबरू होकर आज साहित्य के जगत में कामयाबी के शिखर पर है। आइए स्वागत करते हैं सुप्रभात धरती धुरारी पर हिंदी और सिंधी भाषा के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार श्री भगवान अटलानी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सुप्रभात धरती धुरारी पर। नमस्कार। और सुबह का समय जो होता है सबसे बिजी टाइम होता है, उस समय निकालना बहुत मुश्किल होता है और आपने हमारे इस मंच के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना ही कम। राधिका जी, ऐसा नहीं है जी, सुबह 5 बजे नियमित रूप से उठता हूँ, आज भी उठाऊँ। तो आपकी सुबह की जो शुरुआत है वो कैसी रहती है? सुबह उठता हूँ जी, योगासन करता हूँ, प्रातः भ्रमण के लिए जाता हूँ। शुरुआत ऐसी होती है 7:15 तक तो मैं अपने काम करने की स्थिति में आ जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरती और अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो थी शुरुआत सुबह की, और ऐसी ही एक शुरुआत होती है हमारी ज़िंदगी की जिसे हम कहते हैं बचपन। तो आपका बचपन कैसा रहा? बहुत सरल, सौम्य, सहज जी, ऐसा बचपन था। कुटिलता आज भी मेरे साथ जुड़ी नहीं है, लेकिन तब जिसको हम लोग बहुत सीधापन कह सकते हैं जी, ऐसा कुछ था। मैं अगर याद करता हूँ तो शायद 6ठी या 7वीं कक्षा की बात रही होगी। परीक्षा चल रही थी जी। एक बच्चे ने 2-3 बेंचेस आगे बैठे हुए एक बच्चे ने कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहा, तो मैंने उसको कहा यहाँ आ जा। तो जैसा परीक्षाओं में होना चाहिए उसी तरह से वो कर लेगा, नहीं मैं तो नहीं आ सकता, चल कोई बात नहीं, तू नहीं आ रहा तो मैं आ रहा। तो ये जो सरलता थी, जो सीधापन था, ये जो सीधापन था, उससे भी पीछे अगर जाता हूँ तो शायद 2-3 साल की उम्र रही होगी। माँ कपड़े धोने के लिए गई, कहा बेटा यहाँ बैठना, कपड़े धोकर आती जी। और 2-2.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जब भी वो लौटी तो देखा कि यहीं बैठा हुआ है। बहुत खूब, कितने सीधे, मतलब तो ये जो सीधापन था जी, मैं इसको कुटिलता से अलग करके इस रूप में देख रहा हूँ कि आज भी जहाँ लगता है कि लोग कुटिल हो रहे हैं, वहाँ भी मैं कुटिल हो नहीं पाता हूँ। यद्यपि उतना सीधापन तो अब मुझ में नहीं है जी, लेकिन कुटिलता वाली बात भी मुझ में नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप बहुत सीधे थे बचपन में और आज भी आप उतने ही सीधे। ठीक है, समय के साथ थोड़ा बदलाव आता है। अटलानी साहब, एक जानना चाहूँगा आपसे बात खास तौर पे कि बचपन की जब हम बात करते हैं, बचपन के बाद आपने बताया कि आप बहुत सीधे थे। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप बच्चे ने बुलाया तो आपने पहले उसको बुलाया, फिर आप चले गए। आपके इस सीधेपन का फ़ायदा क्या आपको कभी पढ़ाई के दौरान किसी तरह के कोई नुकसान में पहुँचाया उसने? हुआ, नुकसान नहीं कहूँगा लेकिन उसका प्रभाव हुआ। अच्छा, उसका प्रभाव रहा जी। वही 6ठी 7वीं कक्षा की बात रही होगी। परीक्षा में एक निबंध लिखा मैंने जी, स्कूल से बाहर के किसी अध्यापक को जी, कॉपीज जांचने के लिए दी गई जी। शाम को खेल के मैदान में जी, बच्चे ने उनको घेरा कि साहब आपने सबसे अधिक अंक किसको दिए हैं? जी, तो जानते तो अधिक लड़कों को थे नहीं वो, तो उनका भगवान नाम का लड़का कौन है? जी, वो लड़के पकड़ कर मुझे ले गए। पहुंचते ही मुझे उन्होंने डांटना शुरू किया। जी, कैसे लड़के हो, अभी 6ठी 7वीं में पढ़ते हो और अभी से तुम कुंजियों से नकल करना शुरू कर दी तुमने। जी, ऐसी भाषा तुम लिख ही नहीं सकते। जी, और वही सीधापन और सरलता और वही जो प्रभाव मुझ पर हो सकते थे उस उम्र पे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी। तो ये आपने स्कूल की बात, वे समझ गए लेकिन इस बात को, लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव ये हुआ कि जब मैं 9वीं में पोद्दार स्कूल में आया जी, जी, तो ठीक ऐसी घटना फिर घटी। अच्छा, अध्यापक ने मुझे कहा कि हम सब बच्चों को कहा कि आप निबंध लिख कर लाइए। लिख कर ले गए तो अध्यापक ने ठीक यही बात भरी कक्षा में कही जी, कि तुम कुंजियों से निकल करके निबंध लिखते हो। लेकिन तब तक क्योंकि अनुभव मुझे हो चुका था, जी बिल्कुल, तो मैंने सहजता के साथ उनसे कहा कि सर आप ऐसा करें,
विषय मुझे आप अभी बताएं। जी, तो अभी मैं आपको निबंध लिख कर देता हूं। जी, तो ये बात आपने बताई स्कूल की, फिर स्कूल से आगे अगर हम चलते हैं तो कॉलेज की, तो आपने बीएससी किया और बीएससी से साहित्य के बीच की जो कहानी रही वो क्या कहानी थी? राधिका जी, मैं ऐसा महसूस करता हूँ जी, कि साहित्य मेरा पूर्व जन्म का संस्कार है। बहुत खूब। परिवार में साहित्य का कोई वातावरण नहीं रहा। जी, इसके बावजूद जब मैं दूसरी कक्षा में था जी, तो पिताजी को आग्रह पूर्वक मैं अपने स्कूल ले गया था, अपने प्रधान अध्यापक से ये आग्रह करने के लिए कि इसको आप लाइब्रेरी की किताबें दीजिए। जी, अब दूसरी कक्षा का विद्यार्थी क्या तो किताबें पढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। क्या समझेगा। जी, लेकिन ये आग्रह मेरा इस सीमा तक परवान चढ़ता था कि मैं पढ़ रहा हूँ खाते समय भी, मैं पढ़ रहा हूँ जब मैं शौचालय में हूँ उस समय भी। जी, मैं अपना एक मिनट भी बिना पढ़े व्यतीत नहीं करना चाहता था। दीवानगी का ये आलम था उस उम्र में जी। पढ़ने को लेकर। बाद में तो फिर लिखने का सिलसिला भी शुरू हुआ। सर आपने बताया कि पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बचपन से चल रहा है, और आप जब लिखने का आपने कार्यक्रम शुरू किया, आपने किस तरह से पहली रचना आपने लिखी, वो यादें हमें बताएं कि कहाँ आपकी पहली रचना प्रकाशित हुई और कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपके परिवारजनों को, और कैसा आपके मित्र लोगों को महसूस हुआ? रवि जी, ये भी बहुत एक रोचक सी घटना है। जी, राष्ट्रदूत तब राजस्थान का सबसे अधिक स्थापित और प्रसिद्ध अखबार, संभवतः एकमात्र एकमात्र। अखबार था। जी, ये मेरा ख्याल है 66-67 की बात रही होगी। जी, गज़लें में लिखता था। मेरे एक निकट के मित्र ने चुपचाप मेरी ये गज़ल राष्ट्रदूत को दे दी। ओह, शोले और शबनम उनका रविवार को जो परिषद छपता था उसमें एक स्तंभ हुआ एक करता स्तंभ हुआ करता, बिल्कुल। था। और मेरी क्योंकि रुचि थी इसलिए उस स्तंभ को मैं देखता ही था। तो मैं देखता हूँ कि भगवान नाम से एक गज़ल छपी हुई है। चौंका, चमत्कृत हुआ, जी, बहुत उत्साहित हुआ। समझ में मुझे नहीं आया कि ये पहुंची कैसे उनके पास। फिर उस मित्र ने मुझे बताया। इसके बाद फिर राष्ट्रदूत में त्रिलोकी प्रसाद जी से, जो उस समय संपादक थे उसके। सर ये जो आपने कहा कि भगवान के नाम से आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई राष्ट्रदूत में सबसे पहले, और बड़ा रोमांचक क्षण होता है जब किसी भी व्यक्ति की पहली रचना जब प्रकाशित होती है। शुरू में जब आपकी रचनाएं भगवान के नाम से प्रकाशित होती थी और आज भगवान अटलानी आप पीछे लिखते हैं, इसके पीछे क्या राज है? रवि जी, मैं बहुत सुस्पष्ट विचारों का रहा हूं प्रारंभ से ही। जी, जाति प्रथा के बहुत विरुद्ध हूँ। केवल विरुद्ध नहीं, बहुत विरुद्ध हूँ। जी, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह रिकॉर्ड में मेरा नाम भगवान है। पासपोर्ट भी मेरा भगवान नाम से ही बना हुआ है। जी, त्रिलोकी प्रसाद जी ने आग्रह किया कि जाति सूचक या अगर नाम नहीं लिखोगे तो एक समुदाय विशेष में तुम्हारी पहचान नहीं बनती। जी, डेफिनेटली। अगर तुम जाति सूचक नाम लिखते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अयाचित ढंग से तुम्हें पसंद करने लगते हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। फिर जब मैं बैंक पे आया तो वहाँ तो एकमात्र नाम से काम चलता नहीं है। जी, बैंक का जब इंटरव्यू हुआ तब भी मुझसे यही सवाल सबसे पहले पूछा गया, जी, यू आर भगवान? यस सर। ओनली भगवान? यस सर। वाई ओनली भगवान? जी, फिर तो जो बातें होनी थी वो होती रही, जी, लेकिन ये सारा का सारा क्रम उसी रूप में चलता रहा है। और आज भी मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का जातिगत उतार चढ़ाव, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं है। जी, मेरी नज़र में इंसान इंसान है। जाति के आधार पर वो न इंसान बड़ा होता है न इंसान छोटा होता है। बहुत अच्छी बात की। और आपने भी जिक्र भी किया बैंक का, और आपने बैंक में भी अधिकारी के पद पे रहे। और जब मैं बचपन से जब एक बात बहुत सुनती हुई आ रही हूँ कि दो काम जो हम करते हैं वो हम अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन आपने तो दोनों ही काम बखूबी बहुत अच्छे से किया। एक साहित्यकार की भूमिका भी निभाई और साथ में बैंक का काम भी किया। तो उन दोनों में मैनेजमेंट कैसे कर पाते थे आप? राधिका जी, इसका श्रेय यदि मैं दूं जी। तो अपने आप को नहीं दूंगा। जी, पत्नी और पिता ये दोनों मिलकर जी, परिवार के और परिवार से बाहर के सारे काम देखते थे। जी, मुझे उन्होंने मुक्त किया हुआ था। जी, और बाद में जब बेटे का विवाह हुआ
तो बेटे ने और बहू ने उस श्रृंखला को संभाला। वो जिम्मेदारी ली जी। आज भी परिवार की कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। मैं आपको एक बहुत विस्मित करने वाली बात बताता हूँ। जी। आप आज भी मेरे सामने 5 दालें रख दीजिए कच्ची, मैं आपको बता नहीं सकता कौन सी दाल कौन सी है। क्या बात है। यानी कि कुल मिलाकर पूरी घर की जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल फ्री थे, पूरी तरह सिर्फ हाँ, पढ़ना और वही जो लिखना। दीवानगी वाली बात मैंने प्रारंभ में कही थी, वो जरूर मुझ पर आज भी ज्यों की त्यों हावी है। जी। मैं बैंक में था जी। बैंक से निकले, देर से निकले, आप जानते ही हैं अधिकारियों को जल्दी निकलने की सुविधा तो मिलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रात को 1:30, 2:00, 2:30, 3 बजे तक पढ़ते रहे, लिखते रहे। सुबह उठे, भागते दौड़ते बैंक चले गए। जिम्मेदारी कोई होती नहीं थी जी। घर का कुछ करना नहीं होता था, लेकिन ये जो अपनी सुविधाओं को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, जी। अन्य आकर्षणों को छोड़कर अगर मैं ये सब करता रहा जी। तो उस लगन के कारण करता रहा। उपन्यास मैंने लिखे जी। निरंतर लिखे। ऐसा नहीं हुआ जैसा सामान्य तो होता है कि 1-8 घंटा लिख लिया फिर छोड़ दिया, 2-4 दिन निकल गए फिर छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करता था। बैंक से मैंने छुट्टी ली जी। वहाँ ये कहा कि मैं यहाँ जैसा नहीं। कि हम देख रहे हैं सब। बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं अभी हमारी स्क्रीन पे भी ये आपकी लिखी है, बहुत सारे उपन्यास है जो हम अभी देख रहे हैं। जी। इसमें से ये हाशिया गवाह हो, इंद्रधनुष क्षितिज को हो, जी। अपनी अपनी मरीचिका हो, सारे उपन्यासों पर ये बात लागू होती है। बैंक में सूचना होती थी कि जयपुर में नहीं है जी। टेलीफोन नहीं सुनता था, शेव नहीं करता था। हाशिया गवाह ये आपकी एक ये हाशिया गवाह ये मेरा पहला उपन्यास है। बिल्कुल। तो ये तो आपका पहला उपन्यास है, लेकिन अगर हम बात करें पहला, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा जी। तो ये जो क्रम मेरा चलता था उसमें मैं इतना डूब जाता था। 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 20 दिन जितना भी लगता था कि जब बैंक जाता था तो मुझसे 4 पंक्तियों का टोटल नहीं होता था। जी। तो ये पहला उपन्यास हमने देखा, लेकिन जब आपने पहली शुरुआत की, आपकी पहली पुस्तक आई, तो उसमें कोई ऐसी कविता, कोई ऐसी कहानी जो आप सुनाना चाहें? पुस्तक की तो मैं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मेरा कविता संग्रह अब तक नहीं है जी। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि कविता अंदर की चीज़ है, बाहर की चीज़ नहीं है। जी। मैं एक प्रकार से अपनी डायरी के पन्ने शेष लोगों के सामने रख रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन बाद में लगा कि ये बात केवल मुझ पर तो लागू नहीं होती, सब पर होती है जी। किंतु विपुल संख्या में कविताएं, गीत, गज़लें लिखी होने के बावजूद तो आप गज़लें उनको प्रकाशित करने की दिशा में मैंने प्रयत्न नहीं किया। जी। आपने जैसा अभी हम आग्रह सुनना किया चाहेंगे है, मैं आपके सामने अपने 2 गीत जी और एक मुक्तचंद की कविता जी जी बिल्कुल ये रख रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। गीत का शीर्षक है मन की सीता। जी। आप इसको फिर वहीं ले जाइएगा कि मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें बाहर की बात नहीं होगी। जी। कहने को सब मीठा है, कहने को सब मीठा है, सुख सागर मन चीता है, सचमुच फीका फीका है, हर पल रीता रीता है। क्या बात है, क्या बात है। कहने को सब मीठा है, सुख सागर मन चीता है, सचमुच फीका फीका है, हर पल रीता रीता है। बहुत खूब। लगता यह जग जीत लिया, सपने जैसा मीत मिला, जीवन की आपाधापी को सोने में तब्दील किया। लगता यह जग जीत लिया, सपने जैसा मीत मिला, जीवन की आपाधापी को सोने में तब्दील किया। वनवासी राम हुए विजयी, वनवासी राम हुए विजयी, बेबस मन की सीता है। क्या बात। कहने को सब मीठा है, सुख सागर मन चीता है, मान मिले सम्मान मिले, 4 दिए 10 दान मिले, गंध भरी फुलवाड़ी में, गंध भरी फुलवाड़ी से खुले हाथ वरदान मिले।
पाँव मील जब नाप चुके, जी पाँव मील जब नाप चुके तो टूटा मन का फीता है, कहने को सब मीठा है, सुख सागर मन जीता है। क्या आखिरी बंद है, मिला खूब पाया अनंत, मिला खूब पाया अनंत, हर्ष आया चहका बसंत, हो न सका जिसका लेखा, बहुत उड़ी ऊंची पतंग, शाम सजी सागर माथे, शाम सजी सागर माथे, स्वाप जीप का तीता है, कहने को सब मीठा है, सुख सागर मन जीता है, सचमुच फीका फीका है, हर पल रीता रीता। बहुत क्या खूब, बात बहुत है, खूब, बहुत ही बहुत खूब। बहुत बहुत अच्छा। अटलाइन साहब, एक चीज़ और आपके बारे में है कि आपने जब अपनी शुरुआत की, आप बैंक की नौकरी में थे और एक नियमित रूप से आप एक स्तंभ, एक समाचार पत्र में लिखा करते थे नाटकों की समीक्षाएं। तो क्या इतना समय आप बैंक की नौकरी के बाद किस प्रकार से निकालते थे और उसमें कौन आपका सहयोगी रहता था? शाम को 6:30-7 नाटक का समय ध्यान में रखते हुए जी कोशिश करता था अगर थोड़ा जल्दी आना पड़े तो आ जाऊं। पत्नी मेरे साथ होती थी, भागते दौड़ते। जी उस समय रविंद्र मंच के अलावा कोई जयपुर में स्थान नहीं होता था। जी रविंद्र मंच गए, नाटक देखे, जी सप्ताह भर नाटक देखे, उनमें से जो नाटक ठीक लगा उस नाटक पर समीक्षा लिखी। रविवार को जो परिशिष्ट छपता था, श्री गोपाल जी पुरोहित जी तब उसके रविवार परिशिष्ट के जी। संपादक हुआ करते थे, वे उसको काम में लेते थे। एक बहुत रोचक और विचित्र बात, बहुत अंतरंग बात भी कहूँगा इसको, जी क्योंकि मेरी टिप्पणियाँ बहुत स्पष्ट, सटीक और बेलाग होती थी। जी बिल्कुल। इसलिए नाटक से जुड़े हुए कई लोग उनको नापसंद करते थे और ये विवाद हम लोगों का रविंद्र मंच पर भी होता था। जी मेरा उनसे उस वाद विवाद के दौरान, जिसमें कई बार बहुत गर्माहट भी होती थी, एक ही आग्रह होता था कि आप दो काम कर सकते हैं जी कि या तो कुलिश्ती से कहिए कि सिस्टम बंद करवा दीजिए, मैं लिखूंगा तो ऐसा ही लिखूंगा। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आपको मेरी किसी बात का खंडन करना है, जी आप खंडन लिखिए, ये सुनिश्चित मैं करूंगा कि वो खंडन छपे, अगर नहीं छपेगा तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों बातें साथ साथ चलती थीं। शाम को, रात को 10 साढ़े 10 जब भी लौट कर जाते थे, भोजन करते थे, इसके बाद फिर मेरा अपना पढ़ना लिखना शुरू होता था, वही 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे तक आपका जो रूटीन। जी तो आपने वो दोनों बातें बताई और लाइफ में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। अगर हम मैनेज करेंगे सारे काम को तो सब आसानी से होते चले जाते राधिका जी, मैं बहुत ज़्यादा नियमित और सिस्टमेटिक रहा हूँ हैं। जी हर काम में। जी मुझे ये बिल्कुल प्रिय नहीं है जी कि मेरी मेज पर कोई चीज़ उस जगह ना हो जहाँ मैं उसको रखना चाहता हूँ। मैं राधिका जी से कहूँ, राधिका जी बाएं हाथ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें तीसरे नंबर पर मेरी ये चीज़ मिल जाएगी। जी तो आपने ये 3 चीज़ों की बात बताई, आपने कहा कि तीसरे नंबर पे ये चीज़ रखी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, और आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? मुझे अब भी लगता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी अधूरी है। जी कई बार ये प्रश्न मुझसे लोग नहीं, पूछते हैं। जी वो कौन सी 3 ऐसी तीन ऐसी चीज़ें हैं चीज़ें जो- जिनके बिना आपकी 3 ज़िंदगी चीज़ों की बात आप तीन चीज़ों की बात जी। कर। कहेंगे जिनके बिना मेरी ज़िंदगी मुझे अधूरी लगेगी, जी। बिल्कुल। लगेगी या है। है, मतलब वो होनी चाहिए वो आपकी होनी life चाहिए में। आपकी जिंदगी में। अगर वो नहीं है तो सूना सूना है। मुझे नहीं लगता, जी मुझे नहीं लगता। मैं तो कई बार उल्टा इसके विपरीत ये सोचा करता हूँ कि कभी ईश्वर भी आ जाए जी और मुझसे पूछे जी कि तुम्हें क्या चाहिए, जी। मुझे सोचना पड़ेगा। अटलानी साहब, साहित्य की सारी विधाओं में आपने लिखा है, उपन्यास आपने लिखे हैं, कहानी आपने लिखी है, बहुत सारी एकांकियाँ आपने लिखी है। कुल मिलाकर अब तक आपकी कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है और किन किन भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, ये जरा हमें बताएं। मेरी 27 पुस्तकें हैं, जी जिनमें हिंदी की अधिक हैं, सिंधी की उससे कम हैं, जी जी अनुवाद जो मैंने किए हैं, जी जी अनुवाद जो दूसरों ने मेरी किताबों के किए हैं, ये सब उसमें शामिल हैं। लेकिन एक बात, यदि मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये ज़रूर जी
ये अच्छा, पूरी आपकी किताबें जी, सारी जो आपकी किताबें जो हैं प्रकाशित हुई हैं। बिल्कुल। एक बात मैं निरंतर महसूस करता रहा हूँ, और ये बात आपने अनुभव भी की है, आपने उल्लेख भी किया है अभी, विभिन्न विधाओं में मैंने लिखा है जी जी लेकिन मेरी प्राथमिकता ये कभी रही नहीं है। जी मेरा हमेशा ये सोचना रहा है कि हमें एक दिशा चुन लेनी चाहिए। जी। अगर हम भटकेंगे तो शायद कहीं पहुंचेंगे नहीं। अब ये जो भगवान अटलानी प्रतिनिधि रचनाएं हैं, जी 1995 में मित्रों ने मतलब मित्रों ने मेरा जी, इसमें बिल्कुल। मेरा कोई योगदान नहीं था। जी, जी तो भगवान अटलानी स्वर्ण जयंती समारोह समिति बनाई थी जब मैं 50 वर्ष का हुआ। उस समय 2 प्रकाशन हुए थे। एक ये पुस्तक थी 550 पृष्ठों में मेरा एक उपन्यास, एक अनुदित नाटक, एक मूल नाटक, कहानियाँ, एकांकियाँ, वो सब इसमें शामिल थे। जी बिल्कुल। अपनी अपनी मरीचिका जो अभी हम लोगों सर ने एक देखी। इसमें किताब नजर आ रही है मुझे, सपनों की सौगात। जी सपनों की सौगात में एक आपने बहुत अच्छी बात उसमें एक मैंने पढ़ी है उसको, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक राहुल नाम का एक कैरेक्टर है जिसकी जॉब लगती, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि सर वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस तरह का इतना बढ़िया लेखन जो आपने किया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? रवि जी, मैं जीवन में जो कुछ देखता हूँ और उसमें से जो कुछ मुझे छूता है, जी जी युवावस्था में जब मैं लगभग 30-32 साल का रहा हूँगा, हाशिया गवाह मैंने तब लिखा है, जी। और वो सेवानिवृत्ति के बाद क्या करना चाहिए इस जी, पर बिल्कुल। लिखा है। जी बिल्कुल, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले आप लेकिन मैं अब इसी विषय पर आ रहा हूँ। जी जी ये जो राहुल चरित्र की बात आप कह रहे हैं, ये बताएं सर क्या था? मुझे ऐसा हमेशा लगता रहा है, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। इस देश की मिट्टी ने जी जो कुछ हमें दिया है, उस मिट्टी का कर्ज हमारे ऊपर है, बहुत वो उतारने की कोशिश हमें कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राहुल एग्रीकल्चर इंजीनियर है, MBA करता है, बहुत मेधावी है। जी उसको MBA करने के बाद न्यूयॉर्क में ऑफर मिलता है 50 लाख रुपए जी पैकेज का। जी अब न्यूयॉर्क में ऑफर मिले, 50 लाख का ऑफर मिले, कोई भी क्या जाएगा। चाहिए? क्या बात है। लेकिन सभी मित्रों, प्रिंसिपल, काउंसलर, उसके परिवार पिता, परिवार, सबके बहुत दबाव के बावजूद जी वो निर्णय करता है कि नहीं जाऊंगा। जी, तो बहुत ही अच्छी बात की आपने। बहुत सुंदर सुंदर किताबें भी लिखी, और किताबें लिखने के लिए जो है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव रहने के लिए अगर घूमने को मिल जाए तो कहने ही क्या। तो आइए आपको भी घुमा के लेकर आते हैं राजस्थान की हल्दी घाटी। जी नवजात के लिए अमृत है माँ का दूध। जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध पिलाएं। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को कुदरती शक्ति देता है और जानलेवा बीमारियों से बचाता है। स्तनपान के शुरुआती दौर में कुछ रुकावट आ सकती है, इससे घबराएं नहीं, प्रयास जारी रखें। पहले 6 महीने तक पानी या शहद भी नहीं, सिर्फ स्तनपान। फिर बच्चे को पूरक आहार 6 से 8 महीने तक आधी कटोरी अर्ध तरल आहार दिन में 2 से 3 बार, 11 महीने तक 3 से 4 बार और 12 से 24 महीने तक आधी कटोरी अर्ध तरल आहार दिन में 4 से 5 बार। इस दौरान स्तनपान भी निरंतर जारी रखें। इससे बच्चे का संपूर्ण विकास होगा, वह संतुष्ट और स्वस्थ होगा तथा उसका वजन ठीक से बढ़ेगा। स्वास्थ्य की नई पहचान, माँ और बच्चे के चेहरे पर हो मुस्कान। कर्नल टॉड ने लिखा है, अरावली पर्वत पर ऐसी कोई घाटी नहीं जो महाराणा प्रताप के शौर्य से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपॉली है। महाराणा प्रताप भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनके पराक्रम और साहस को आज भी इस धरती के आसपास बहती हवा में अनुभव किया जा सकता है। उनके शस्त्रों की टंकार और खनक यहां आज भी अनुभव की जा सकती है। उनके प्रिय घोड़े चेतक के पैरों की टापें
यहां आज भी सुनाई देती हैं। यही है वो धरा, राजस्थान के इतिहास का वो अध्याय जो सदियों तक राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष को स्वाधीनता के लिए सर्वस्व बलिदान कर अपनी मातृभूमि की रक्षा का पाठ पढ़ाता रहेगा। पेंटावेलेंट टीका है आपके बच्चे का अधिकार, तो क्या आपने उसको उसका हक दिया? जबकि अब न कोई तकलीफ, न लंबी चौड़ी टीका सारणी याद रखने की मशक्कत। टिटनेस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी और दिमागी बुखार जैसी 5 जानलेवा बीमारियों से अपने शिशु को बचाएं। सिर्फ एक टीका 3 बार लगवाएं। याद रखें, सही समय सही टीका, आशीर्वाद स्वस्थ जिंदगी का। पेंटावेलेंट वैक्सीन राज्य सरकार के सभी चिकित्सा केंद्रों पर उपलब्ध है और वह भी बिल्कुल मुफ्त। इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र। अधिक जानकारी के लिए आशा सहयोगिनी या ANM से ममता कार्ड के साथ मिले। ममता कार्ड, जिसमें दर्ज है बच्चे के टीकाकरण का संपूर्ण ब्यौरा। भूल न जाना, टीकाकरण जरूर करवाना। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में। और साहित्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही थी, तो आइए और गहराई से जानते हैं साहित्य को हमारे आज के मेहमान से। जी, जैसा कि हमने बात की साहित्य की, भाषा की, आपने बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ, बहुत एकांकी, बहुत कुछ लिखा आपने। तो आपने जो अपने करियर की शुरुआत की, वो आपके जो हुनर था वो बचपन से ही था। लेकिन अगर हम बात करें हमारे युवाओं की, तो वो उनका करियर, वो जो डायरेक्शन ढूंढने में ही निकल जाता है। मतलब जो उनकी एज होती है वो काफ़ी टाइम वो उसमें ख़राब कर देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राधिका जी, पिछले दिनों एक सेमिनार में जी जलगांव में था। युवा जो फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं जी, उनके लिए वह सारी व्यवस्थाएं थी। जब मुझे बोलने का अवसर मिला जी, तो मैंने जो बाकी बातें कही उसके साथ ये बात भी कही कि आप ग्लैमर में मत उलझिए, पहचान लीजिए कि आपका रुझान भी इस ओर है कि नहीं है। जी, मुझे हमेशा ये महसूस होता रहा है कि हमारा रुझान नहीं होता दूसरों को देखकर को कौन से शिखर पर पहुंचे हुए हैं। जी, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुंचे, बिल्कुल सही। लेकिन हम पहुंच नहीं पाते, भटक जाते हैं। होना ये चाहिए कि हम जितना जल्दी अपनी दिशा को पहचान सकें उतना ज़्यादा अच्छा। अगर हम पहचानेंगे तो उस दिशा में हम ज़्यादा समय काम कर पाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा समय दे पाएंगे। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले अब चर्चा की थी आपसे, इतनी किताबें विभिन्न विषयों पर, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। मेरी मूल विधा कथा है जी, उसे ही बना रहना चाहिए। और मुझे ये पता है कि मेरी मूल विधा कथा है जी, लेकिन विभिन्न प्रकार के दवा और लेखन में आपके सामने होते हैं, उनके सामने झुकना होता है। बिल्कुल देखा, सरस्वती पुत्र जी। ये स्मारिका थी जो 1995 में जी, जिसकी जब प्रतिनिधि रचनाओं वाली पुस्तक भी आई थी, तब ये स्मारिका भी आई थी। बिल्कुल, इस स्मारिका में मैंने देखा है कि आपके बहुत सारे पुराने फोटोग्राफ्स हैं जी, जो आपके समय समय पर, जब आपके उपन्यास, आपकी कहानियाँ, आपकी एकांकियाँ, जब उनका लोकार्पण हुआ तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर फोटोग्राफ्स वगैरह सब दे रखे हैं। लोकार्पण थे, पुरस्कार मिले हैं सारे, विभिन्न शीर्ष साहित्यकारों के साथ, विभिन्न लेखकों के साथ जो संपर्क के दौर चले। जी जी जी। तो पुरस्कार की, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमको पुरस्कार तो मिलता ही है। और राधिका, मैं एक बात बताऊं कि अटलानी साहब ने जो जो चीज़ें सबसे पहले लिखी हैं, बिल्कुल भैरव सिंह शेखावत जी, ये विशिष्ट साहित्यकार सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी जी, तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष जी कुछ लेखकों को जिनको उन्होंने अनेक प्रकार से जी अन्यथा भी सम्मानित किया हुआ, क्योंकि मेरा पुरस्कार मुझे मिला हुआ है, अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने विशिष्ट साहित्यकार सम्मान दिया जी। बहुत खूब। और जैसा कि हम ये भी देख रहे हैं कि महाराजा द्वार जी सिंधी समाज लाए अहमियत जी, तो आपने सभी भाषाओं में लिखा, आपने हिंदी में भी लिखा, आपने सिंधी में भी लिखा, बहुत सारी भाषाएं। लेकिन जहां हम सिंधी की बात करें तो आधुनिक समाज के अंदर जो सिंधी की जो दशा है, दिशा है,
उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कहाँ कितना चेंजेस है, कितनी उसमें सुधार आया है पहले से? अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं, यद्यपि राजस्थान सिंधी अकादमी का अध्यक्ष रहा हूं, बिल्कुल आप रहे हैं, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज का आज भी फाइनेंस कमेटी का चेयरपर्सन हूं, इसके बावजूद मेरी निजी मान्यता ये है कि सिंधी भाषा आगे नहीं जा रही है जी। उसको अपनी जगह खड़ा रखने की कोशिश जरूर हो रही है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा कहूं तो पीछे नहीं जा रही है जी जी। तो इसको अपनी जगह बनाए रखें, आगे ले जाएं, इस दिशा में बहुत सारे प्रयत्न करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी प्रयत्न कार्य के लिए अगर प्रयत्न करेंगे तो वो जरूर सफल होगा। सर मैं आना चाहूँगा, एक जो आपका हाशिया गवाह जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि एक युवावस्था में आपने उस सेवानिवृत्त वृद्धावस्था की चीज़ को किस तरह से सोच के लिखा, वो क्या चीज़ थी, वो बताएं हमें सर। मेरा सोच हमेशा आदर्शोन्मुखी रहा है। मुझे कोई भी अच्छी चीज़ वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा पसंद आती है। सेवानिवृत्ति के बाद, यद्यपि उस समय सेवानिवृत्ति मुझसे बहुत दूर थी तो जब आपने ये लिखा, क्योंकि ये तो आपका पहला उपन्यास अर्ली 70s जी। जब हम शुरुआत की पहले से लेकर आप तक आप लिखते ही चले जा रहे हैं, आपने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, तो उनमें से कोई ऐसी कहानियाँ या उपन्यास जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मैं रवि जी की बात को पूरा करूँ जी, आपके प्रश्न का उत्तर फिर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि सेवानिवृत्ति के बाद भी व्यक्ति को टायर नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल उसको समाज के साथ जुड़े रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सकारात्मक करते रहना चाहिए, केवल करते नहीं रहना चाहिए। तो सकारात्मक क्या हो सकता है, इस दृष्टि से मैंने एकांकियां भी लिखी हैं, एक आध ये उपन्यास भी लिखा उस समय। इसमें वो दिशा है जो सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी बुजुर्ग अपना सकता है। पैसा भी उसके पास अब है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, समय भी है, क्या करें, जो कुछ करे वो सकारात्मक हो और ऐसा हो जो समाज के हित में हो जी। इस दृष्टि से इस उपन्यास की परिकल्पना की थी। राधिका जी, आपने जो बात कही जी, मुझे अपनी कुछ कहानियां अधिक प्रिय हैं जी, लेकिन सबकी चर्चा अभी नहीं करूंगा, केवल एक कहानी की चर्चा करूंगा, हत्या। इस कहानी को बहुत ज्यादा सराहा गया। एक डॉक्टर जब इंटर्नशिप पूरी करके नई नियुक्ति के लिए गांव जाता है तो अपने वरिष्ठ उसको सलाह देते हैं कि कमाई के लिए तुम क्या कर सकते हो, तरीके क्या हो सकते हैं, इस तरीके से इंजेक्शन दे दो, उससे इतने पैसे ले लो जी। विजिट के लिए जाओ, उसके लिए कुछ मत मांगो, लेकिन दवाओं के नाम पर उसको लूट लो, डिस्पेंसरी है ना तुम्हारे पास, जो कुछ लेना है ले लो। तो ये सोच लगभग प्रारंभ से रहा है और युवाओं में ये सोच भरने की कोशिश भी होती रही है। लेकिन जब वो गांव जाता है जी, साइकिल पर कच्चे रास्तों से उसको पेशेंट देखने के लिए गांव में ले जाया जाता है और वो पेशेंट मर जाता है। इसके बावजूद जब वो मन में कुढ़ता हुआ कि कुछ मिला तो नहीं, इंजेक्शन भी लगाया, पैसा भी गया, इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी हाथ लगी, तो उस युवा पुत्र का जो पिता है वो कड़े बेचकर जो दवाएं उसने मंगवाई हैं उससे बचे हुए 5 रुपए जी उसको कहता है, डॉक्टर साहब मैं आपके लिए और कुछ तो नहीं कर पाया, मगर ये मेरी ओर से आपकी फीस। बहुत ही मार्मिक चित्र है। इस प्रकार का जो चित्र उस कहानी में आया है जी, उस चित्र ने मुझे खुद को पता है, मेरे बहुत सारे मित्र डॉक्टर हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर्स का जीवन बदल दिया। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त चित्रण किया आपने इस हत्या कहानी के अंदर, और निश्चित रूप से ये जो भी पढ़ेगा और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्गदर्शन का काम किया होगा। जैसा आपने कहा कि कई डॉक्टर्स की ज़िंदगी को इससे बदलाव मिला। एक बात और जानना चाहूँगा अटलानी साहब की, पुरस्कारों की जब बात चली थी तो सबसे बड़ा पुरस्कार मीरा पुरस्कार, जिसकी हम बात करेंगे, अपनी अपनी मरीचिका, तो ये पुरस्कार कब मिला, कैसे मिला, और इस कृति को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्या था ऐसी इस कृति में, हमें बताएं। 1995 में ये पुरस्कार मुझे मिला राजस्थान साहित्य अकादमी से। सिंधी समाज, पंजाबी समाज और बंगाली समाज, 1947 में जो विभाजन हुआ, तीनों प्रभावित हुए, लेकिन अकेला सिंध था
जो पूरा का पूरा पाकिस्तान में गया। जी। शेष दोनों प्रदेश आधे आधे भारत में आए। लेकिन दुर्योग ये रहा है कि सिंध के विभाजन के बारे में हिंदी में बहुत कम बात की गई है। जी। कोई सीरियल नहीं बना, कोई फिल्म नहीं बनी, कहीं बड़े पैमाने पर लिखा नहीं गया। जी। ये मेरा पहला उपन्यास है जो हिंदी में सिंध के विभाजन को लेकर लिखा गया है। जी। सिंधी समाज की जो अंतर्बल है वो क्या है, जी। उसमें जो कर्मठता है जिसके बूते पर वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उसकी बात उसमें है। रोचक ढंग से उस उपन्यास में एक कबाड़ी के माध्यम से जो 100 साल पहले सिंध से पलायन करके राजस्थान में जयपुर में आकर बसा है, ढूंढाड़ी बोलता है, जी। तो वो सिंधी की दुर्दशा देखता है कि अब जो सिंधी हैं वो अपनी भाषा में बात तक नहीं करते। जी। संस्कार की, संस्कृति की, सभ्यता की जो स्थिति वो देखता है, उस पर उसकी टिप्पणियाँ होती हैं, उस पर बात होती है। और साथ साथ वो रोचक कथा भी चलती रहती है जिसमें एक प्रेम कथा की अंतर्धारा भी है। जी। जी। मुखर नहीं है वो कथा, लेकिन अंतर्धारा है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत प्रेरणा देने वाली भी बात है। तो हर चीज़, जैसे कि आपको बहुत से पुरस्कार मिले, हमने मीरा पुरस्कार की बात की, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में हमें हमेशा याद रहती हैं। और आपने दूरदर्शन के साथ भी आप जुड़े रहे, आकाशवाणी के साथ भी जुड़े रहे एज हम बात करें साहित्यकार की, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे प्रारंभ से ये लगता रहा है कि शायद पूर्व जन्मों की संस्कार मैंने प्रारंभ में ही की थी। आपने बोला बिल्कुल। मित्रों की शुभेच्छाएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, जी, ये भरपूर मेरे ऊपर रहा है। अन्यथा जो कुछ मेरे पास हो तो कईयों के पास होगा, केवल मेरे पास नहीं है। जी। लेकिन जो कुछ मुझे मिला है वो कईयों को नहीं मिला है। और ये जो कुछ मिला है वो शायद मेरे कारण कम, उन शुभेच्छाओं और उन आशीर्वादों के कारण ज़्यादा मिला है। इसलिए मैं बहुत भरा पूरा महसूस करता हूँ, जी, कभी खाली नहीं महसूस करता। और यही कारण है कि मेरी हमेशा इच्छा रही है कि साहित्य ने इतना कुछ मुझे दिया है, अगर कुछ संभव है तो मैं भी दे कर सकूं। जी, साहित्य आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी शायद अधूरी होगी। लेकिन ये आपका एक अलग शौक था। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपके क्या क्या शौक रहे हैं? कोई शौक नहीं है मुझे, केवल लिखने पढ़ने का शौक है। जी, तो खाने का भी कोई शौक होगा आपको? खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। पत्नी को बनाने का शौक है, बहू को बनाने का शौक है, और वे कई बार निराश होती है कि इसको तो पता ही नहीं लगता। मुझसे आप मैं खाना खा लूंगा और पूछेंगे कौन सी सब्जी खाई, बता नहीं पाऊंगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने का शौक है। अटलानी साहब, जब आप लेखन कार्य में हैं तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि ऑन डिमांड कभी कुछ लिखने के लिए कहा जाता है कि कुछ इस तरह का लिख दीजिए, कुछ ऐसा बना दीजिए, या कभी कोई फिल्म स्टोरी लिख दीजिए, कभी कोई ऐसा प्रपोजल आपके पास आया हो? बहुत सारे आते ही रहते हैं, अब भी लगातार ये दबाव रहते हैं। जिन जिनको मैं स्वीकार करता हूँ उनको मैं दबाव के साथ नहीं लिखता हूँ, मन से लिखता हूँ, क्योंकि मैं अब भी ये मानकर चलता हूँ कि लेखन मेरा प्रोफेशन नहीं है। जी, ये मेरा दीवानगी के स्तर पर बढ़ा हुआ शौक जरूर है, जी, लेकिन प्रोफेशन नहीं है। जी, तो साहित्य आपकी दीवानगी हम कह सकते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं जो साहित्य है, जो समाज की हम बातें करते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा पहलू मूवी में भी दिखते हैं, हम फिल्मों में देखते हैं। कहीं गाने भी इतने प्यारे होते हैं कि उनमें बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत प्यारा लगता हो, बहुत अच्छा लगता हो, या कोई ऐसी फिल्म? गाने मुझे बहुत सारे हैं जी जो अच्छे लगते हैं। तो कोई ऐसा गाना कोई जो एक ऐसा गाना हम चाहें? आपसे सुनना चाहेंगे, 2 लाइन जो आप सुनाना चाहेंगे। जो भी आपका फेवरेट गाना हो। कोई भी गाना जो आपको बहुत अजीज हो। मैं तुरंत तो रवि जी, राधिका जी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे गाने हैं जो मुझे प्रिय हैं। जी। एक बार मेरा फ्रैक्चर हुआ, ट्रैक्शन लगा हुआ था, क्योंकि समय नहीं मिलता जी, तो मैंने अपने सिरहाने 2-in-1 लगाया जी, और वो जो 3 सप्ताह का ट्रैक्शन लगा हुआ था जिसमें मैं सीधा लेटा हुआ था, यही काम करता रहा जी। और कुछ नहीं किया मैंने जी। तो ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। अगर मैं साहित्य के बाद 10वें चरण पर आऊं, यानी 1 से 10 तक तो साहित्य रहेगा, जी,
तो 11वें चरण पर पुराने गीत ही रहेंगे, गज़लें ही रहेंगी, जी। फिल्मी गाने ही रहेंगे। जी, तो जैसा कि आपने अभी आप गुनगुनाए, जैसा भी जब भी आपको याद आया तो हमको 2 लाइनें तो आप ज़रूर सुनाइएगा। जब भी ध्यान आया मैं आपको इंटरप्ट करके बताऊंगा। जी जी, तो आपका जो इतना जो शेड्यूल रहता है वो बहुत बिजी रहता है, उसमें आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं? क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा जी। सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो वो सुबह daily के वो 2-2.5 daily घंटे चीज़ें समर्पित चलती हैं। होते हैं। जी, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि वो चीज़ें छूट गई हूँ? बिल्कुल नहीं होता है। मैं बाहर जाता हूँ सेमिनार्स में, जी तब भी इस क्रम को बनाए रखता हूँ। जी कहीं अगर पास में मुंबई गए, पास में कोई पार्क नहीं है, होटल के कॉरिडोर में घूम लिया, बहुत खूब। नहीं हुआ अपने कमरे में घूम लिया। जी, राधिका, बहुत अच्छा अपनी- मैसेज है। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम कहीं चले जाते हैं तो हमारा वो जो रूटीन होता है हम उसको छोड़ते हुए चले जाते हैं कि ठीक है अब जब वापस घर पे आएंगे तब हम उस रूटीन को फॉलो करेंगे, और कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात राधिका जी, बताई। प्रयत्न करता हूँ प्रमाद मुझसे दूर रहे। जी लेकिन हम मिस नहीं करेंगे राधिका। इन्होंने हमें कहा था कि हम एक गीत और सुनवाएंगे, तो मैं चाहूँगा सर कि आप जो अपने बात हुई थी कि गीत आप सुनाएंगे, तो हम चाहते हैं कि एक गीत आप हमें सुप्रभात धरती दोहराई पर दर्शकों को सुनाएं। रवि जी, इसके बाद एक छोटी सी कविता भी होगी। बिल्कुल होगी सर। ये गीत है बिखर जाते हैं लोग। कई बार आपको जीवन में महसूस होता होगा, किसी आप अच्छे काम को लेकर खड़े हुए, लोगों ने आपसे कहा कि हम साथ हैं और फिर छिटक गए, धीरे धीरे निकलता। आपस बिल्कुल के सही लोग बात है। ये बहुत बड़ा आज की ये त्रासदी है जी। त्रासदी है सर। रेत के टीलों की तरह बिखर बिखर जाते हैं लोग। मिट्टी के बर्तन जो गिरते ही टूट जाएं, मिट्टी के बर्तन जो गिरते ही टूट जाएं, आंधी में छप्पर जो झोपड़ से छूट जाएं, भावुक से साथी जो हंसते ही रूठ जाएं, क्या बात। आवारा झोंकों की तरह शिखर शिखर जाते हैं लोग, रेत के टीलों की तरह जी बिखर बिखर जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। चीखें और बल खाएं, 2 पल में मुरझाएं। जी चीखें और बल खाएं, 2 पल में मुरझाएं, काजल की रेखा से बूंदों में चितराएं, क्या बात। मध्यप के तेवर से बौराएं ढल जाएं, खाली कनस्तर की तरह बिफर बिफर जाते हैं लोग, रेत के टीलों की तरह बिखर बिखर जाते हैं लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। कह जाना डर जाना, क्या होगा क्या इस डर से लोग मर जाते हैं। जी कह जाना डर जाना, जीते जी मर जाना, पतझड़ की डाली सा छूते ही झड़ जाना, अपने ही शब्दों को चुपके से चर जाना, दर्शनी हुंडी की तरह सिकर सिकर जाते हैं लोग, क्या बात। रेत के टीलों की तरह बिखर बिखर जाते हैं लोग। शोलों सा उठ जाना, जी धुएं सा धस जाना, तूफान में डोंगी सा फंसते ही बह जाना, जी आगत संभावित को सोच सोच घबराना, किसी कठपुतली की तरह थिरक थिरक जाते हैं लोग, रेत के टीलों की तरह बिखर बिखर जाते हैं। बहुत क्या खूब, बात है, बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब। अच्छी बात कही अटलानी साहब। एक लेखक, एक समीक्षक और एक साहित्यकार के रूप में आप आज के भारत को किस दृष्टि से देखते हैं, साहित्य की दृष्टि से, और आने वाला भारत आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए, वो हम जानना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भारत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना के साथ खड़ा जी। है और हम उज्जवल भविष्य की ओर जा रहे हैं। जी हम विकास के जिन चरणों को चढ़ते हुए जी आज यहाँ पहुँचे हैं, जी हम उससे आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। उसकी रफ्तार पूर्वापेक्षा ज़्यादा तेज़ होगी, जी लेकिन निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा ही समय है। जी विश्व के स्तर पर, विश्व के पटल पर हम ही होंगे। हो सकता है हम न हों, मैं न हूँ, लेकिन आप तो होंगे दोनों। उस समय इस बात की संभावना है कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें। जी आपसे अभी समय बहुत कम रह गया है, तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को और हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे? एक अतुकांत कविता जी बिल्कुल, जो मुझे प्रिय है। जी कैंसर यह कैसी, जी लगती है भूख प्यास,
लगती है भूख प्यास, भोजन हो या पानी, जाल कैंसर का नहीं जाने देता है कुछ भी अंदर। जी जी। पोर पोर में असह्य पीड़ा, पीठ में हो गए घाव, गिड़गिड़ाती हूँ मौत के लिए। बहुत बहुत मालिक। मेरी हालत देखकर ईश्वर को कोसता बेटा, घुमाकर सिर पर हाथ, मासूमियत से क्या हुआ मम्मा कहती पोती। जी जी बिल्कुल, आप हमारे सुप्रभात धरती की धुरारी के इस मंच पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। न्यूज़ रूम से खबरें आपके लिए, लेकिन उससे पहले आनंद लेते हैं लोकगीत का। धन्यवाद।